नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आर.बी. राघव आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और रीजनिंग की, मैथ्स की, साइंस की भी कुछ केमिस्ट्री क्लासेस दी हुई हैं ऑलरेडी सर ने। इसके अलावा बायोलॉजी की कक्षाएं हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया बायोलॉजी का, कि कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनका बायोलॉजी की दुनिया में बड़ा ही योगदान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके सामने, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। देखिए, फैक्ट्स आपको हर बुक से, तरह तरह की बुक्स हैं मार्केट में, हर बुक में आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से ही बायोलॉजी को समझा जा सकता है। नॉट ओनली बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट को आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही आपको विषय की एक संपूर्ण जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा है सेल, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। सेल के बारे में अभी बेसिक जानना है कि सेल होती क्या है। देखिए, जिस तरीके से मान के चलो कोई दीवार है और दीवार बनी हुई होती है ईंटों से, जैसे दीवार ईंटों से मिलकर के बनी होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी जीव का शरीर, किसी भी जीवित वस्तु का शरीर, किसी जीवित चीज का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सभी का शरीर एक छोटी सी इकाई से मिलकर के बना होता है। उसको हम बोलते हैं सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो डेफिनेशन हम कैसे देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन हम देंगे, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बहुत सी बुक्स ये भी कहती हैं द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। और हम ये भी कह सकते हैं सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। कुछ भी कहिए, डेफिनेशन सेम रहनी है, उसका अर्थ वही रहता है, शब्द थोड़े बदल जाते हैं बस। तो आपने जान लिया होगा कि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हमें कोशिकाओं के बारे में समझना है, कोशिका क्या होती हैं, कोशिकाओं के काम क्या हैं, कोशिकाओं के अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे शरीर के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सभी शरीर के अंग होते हैं। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी कोशिकाओं के अंग होते हैं। हम उनको आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे होंगे उनको भी शायद परेशानी हो रही होगी, मैंने सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी माध्यम के भी आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हो। नोट्स आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ आपको एज इट इज उसको नोट डाउन नहीं करना है। जो मैं बोलता हूँ आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखिए, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हिंदी में लिखेंगे, कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आगे चलते हैं, चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में देखिए ये आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिस प्रकार कोई दीवार हो। दीवार में बहुत सारी ईंटें होती हैं, द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें होती हैं। तो ये आपको ईंटें इसमें आपको नजर आ रही हैं, ये सारी ईंटें जो हैं इनसे एक दीवार मिलकर के बनी हुई है। ये ईंटें बनी हुई हैं अलग अलग, इस प्रकार से ये ईंटें बनी हुई हैं। जिस तरीके से ईंटों से एक दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से ही बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं से हमारे अंगों का निर्माण होता है और हमारे तंत्र का निर्माण होता है, तंत्र से फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। जो सेल है, हमने पढ़ा है सेल के बारे में। सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। सेल क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस के अधिकांश शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। तो सेल क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हुआ होगा। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि बायोलॉजी जो शब्द है वो भी लैटिन भाषा के दो शब्दों का मेल है। एक शब्द होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी करना। सो दैट मीन्स लाइफ की स्टडी करना, वो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। उसी प्रकार से जो सेल है, सेल जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेल का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर्स, छोटे छोटे कमरे। इस तरीके से छोटे छोटे कमरे होते हैं। आप एज्यूम कीजिए, इसमें आपको बहुत सारी परिकल्पनाएं होंगी, बहुत सारी आपको इमेजिनेशन, आपको एक माइंड में आपको इमेज बनानी पड़ेगी। उससे चीजें समझ में आएंगी आपको और बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको। देखिए, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, बी हाइव्स, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर्स होते हैं। उसी प्रकार जैसे ये बना हुआ है, देखो ये आपको नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं।
इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब देखिए कोशिका सेल, इसका लैटिन भाषा का जो शब्द है वो इसमें मीनिंग क्या निकल के आया हमारे सामने, स्मॉल चैम्बर्स, छोटे छोटे कमरे, स्मॉल चैम्बर्स को हम बोलते हैं सेल, लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग। अब इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने खोजा, सेल को सबसे पहले किसने देखा, जीवित कोशिका को किसने देखा, मृत कोशिका को किसने देखा, वो सब बातें हमें इसमें पढ़नी है, उनके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है। तो रॉबर्ट हुक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या काम किया, वो एक पेड़ की छाल, द बार्क ऑफ प्लांट, पेड़ की छाल में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या है, पेड़ की छाल में पाए जाने वाला एक पदार्थ। उस पदार्थ को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, बारीकी से जांचा। तो सेल इतनी छोटी चीजें होती हैं कि आप उनको नॉर्मल आईज से, नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब सेल बहुत छोटी होंगी। अगर हम एक नाखून की बात करें, जो हमारा नेल्स होते हैं, नाखून, एक नाखून में पता नहीं करोड़ों अरबों सेल्स होंगी। इसका मतलब इतनी छोटी स्पेस में इतनी सारी सेल्स समा रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेल का आकार, सेल का साइज कितना छोटा होगा। तो क्या इतनी छोटी चीज को आप नॉर्मली देख सकते हो? नहीं ना। इसलिए आपको सेल को देखने के लिए किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता होगी, और उस यंत्र को माइक्रोस्कोप हम नाम देंगे, आगे हम पढ़ेंगे, मैंने पहले वाली वीडियो में बता भी दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक पहले वैज्ञानिक थे 1665 में। उन्होंने पेड़ की छाल में पदार्थ पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क, कॉर्क पाया जाता है। कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा सेल को, उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर उन्होंने देखी। तो क्या वो कोशिकाएं जीवित थीं? नहीं, वो कोशिकाएं मरी हुई थी, वो कोशिकाएं डेड सेल थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही सेल के बारे में आगे बताएंगे, और बहुत काफी अच्छा इनका योगदान रहेगा। रॉबर्ट हुक आपने पढ़ा 1665 में, पेड़ की छाल में, बार्क ऑफ प्लांट, कॉर्क नाम की चीज पाई जाती है, उसमें उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया। लिखेंगे कैसे, इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड द सेल इन बार्क ऑफ प्लांट इन कॉर्क। समझ गए, नोट कर लिया आपने। हिंदी में क्या लिखेंगे, पेड़ की छाल में पाए जाने वाला एक विशेष पदार्थ कॉर्क, उसके अंतर्गत उसमें उन्होंने मृत कोशिकाओं को 1665 में देखा। किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एक बहुत बड़ा नाम है इनका बायोलॉजी की दुनिया में, और बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने 9 साल बाद, जस्ट 9 साल बाद, 1665 उसमें 9 जोड़ोगे तो 1674 में, 1674 में इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज जो बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको बड़ा करके दिखा दे। आपने फोन का कैमरा यूज किया है, उसमें आप फोटोज को जूम करके देखते हो, इसका मतलब छोटी चीज को आप बड़ा करके देखते हो। उसी प्रकार से एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें बहुत बारीक से बारीक चीजें, छोटी सी छोटी चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने। कब किया, 1674 में। और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से, उस यंत्र की सहायता से इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ध्यान कीजिएगा, डेड सेल को देखा रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल को, मृत कोशिका को देखा रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका को किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने। अब ये बात करते हैं कि वो जीवित कोशिका कौन सी थी। आपने तालाब देखा होगा, उसमें ग्रीन कलर की, हरे रंग की काई जमी हुई होती है, एल्गी बोलते हैं, एल्गी। तो एल्गी को उन्होंने सबसे पहले देखा था ल्यूवेनहॉक ने। देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा। तो बहुत सारे बच्चे ये टिक कर देते हैं आंख मीच के कि हाँ बस रॉबर्ट हुक ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले कोशिका किसने देखा था। वो, उन्हें ये नहीं पता कि जीवित कोशिका किसने देखा, मृत कोशिका किसने देखा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आप इसको ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। तो ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज की, और उसकी सहायता से उन्होंने एल्गी, काई को उन्होंने देखा, लिविंग सेल को। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया। देखिए अब सेल की खोज हो चुकी है, सेल की खोज हो चुकी है। अगले वैज्ञानिक कौन आते हैं, अगले वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक आए, उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि भाई तुमने सेल की खोज कर दी,
सेल के अंदर भी एक ऐसा अंग पाया जाता है सेल का जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल की सारी एक्टिविटीज, सेल के सारे काम वही डिसाइड करता है, सेल को कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में। न्यूक्लियस ऑफ द सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में। तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ये आपको सेल नजर आ रही है, इसमें जो इसकी चारों ओर की दीवार है, ये दीवार आपको नजर आ रही होगी, जिसको हम बोलते हैं, मैंने सी डब्ल्यू लिखा हुआ शॉर्ट में, सेल वॉल। सेल की चारों ओर की दीवार, इसके बीचों बीच में एक चीज है, इसका अंग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कंट्रोल करता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खोज कौन करेगा? रॉबर्ट ब्राउन। इतने समझ आ गया होगा। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की। ठीक है। उसके बाद में अगले आते हैं पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक। पुरकिंजे साइटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। अब बात आती है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए ये सेल है, सेल नजर आ रही है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। बीच में न्यूक्लियस, तो बीच में न्यूक्लियस है और बाहर क्या है? सेल की दीवार। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर क्या है? ये दीवार है। तो न्यूक्लियस के बाहर और उस दीवार के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के तो बाहर और इस दीवार के अंदर, तो जो ये स्पेस है, इस स्पेस में देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इसकी दीवार है, सेल वॉल। न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसमें सारे कोशिका के अंग विद्यमान रहते हैं इस वाले पोर्शन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, और हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कर दी। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद में अगले वैज्ञानिक आए पुरकिंजे। उन्होंने बताया कि भाई न्यूक्लियस के बाहर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है कोशिका में, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। ये साइटो वर्ड को आप अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। इसको हम पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि साइटोलॉजी क्या है? साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना, इसका मतलब सेल की स्टडी करना, साइटोलॉजी। और प्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब द्रव पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ, और साइटो सेल यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाला द्रव पदार्थ। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, 1839 में। उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म हो गया, आपको पता लग गया होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लीडन और श्वान। स्लीडन और श्वान क्या कहते हैं? स्लीडन और श्वान कोशिका का सिद्धांत देते हैं, सेल थ्योरी। स्लीडन एंड श्वान दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग देश से हैं। ठीक है, और 1838 1839 में एक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1838 में और एक ने 1839 में। तो स्लीडन और श्वान दो वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या बताया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी ये होती है कि सभी पेड़ पौधों का शरीर, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी उस टाइम पे। ये स्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, स्लीडन श्वान हो गया, सेल थ्योरी पता लग गई। सेल थ्योरी क्या है? कि जीवों का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, किन से मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द बॉडी ऑफ एनी प्लांट्स और द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। किसने कहा था? दिस स्टेटमेंट was given by Sleeden and Swan in 1838 and 1839। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगले वैज्ञानिक आते हैं विर्चो। विर्चो आते हैं 1855 में। विर्चो क्या काम करते हैं? जो सेल थ्योरी स्लीडन और श्वान ने दी थी, उस थ्योरी को थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, उस थ्योरी को थोड़ा आगे बताते हैं। कैसे बताते हैं? स्लीडन श्वान ने ये कहा था कि जीवों का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। विर्चो ने क्या कहा आगे? विर्चो ने इस थ्योरी में अपना एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया। विर्चो ने कहा कि
कोशिकाओं का निर्माण पहले से बनी हुई कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब एक कोशिका है, सपोज करो ये एक कोशिका है, ये कोशिका ये डिवाइड हो जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ये दो कोशिकाएं हैं, ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये चार कोशिकाएं हैं। तो सेल डिवीजन के बारे में उन्होंने कहा कि सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है, सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। तो इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था विर्चो ने। तो बेसिकली पूछा जाए कि सेल थ्योरी में कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है? 3 का। कैसे आप बताओगे? स्लीडन, श्वान एंड विर्चो। उसके बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आप बहुत छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हो। तो बायोलॉजी की दुनिया में और ज्यादा एडवांसमेंट आएंगी और ज्यादा तरक्की होगी। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। दूसरी तरफ कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में, जिनके शरीर में बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो सेल के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर कि कितनी कोशिकाएं किसी शरीर में हैं, उसके आधार पर हमने जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है स्टार्टिंग में, यूनी, ये यहाँ से यहाँ तक यूनी। यूनिसेलुलर में यूनी वर्ड जो आया है, यूनी का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी। यूनिसेलुलर का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा यूनिसेलुलर, जिसमें ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो, या हम यूं कहें एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका हो या उनका पूरा शरीर ही एक कोशिका हो। तो सिंगल सेल इन ए बॉडी, खुद की बॉडी में, खुद के शरीर में केवल एक सिंगल सेल होगी, उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। ध्यान रखिए, यूनि का मतलब होता है एक। तो ये आपको नजर आ रही है, ये भी सिंगल सेल है, यहाँ भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये सारी सिंगल सेल्स हैं। तो ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है? वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया भी होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैनी सेल्स ग्रुप्ड इन ए बॉडी, एक बॉडी में, ये पूरी बॉडी है, इसमें छोटी छोटी आपको ये बहुत सारी सेल्स नजर आ रही हैं, एक बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर। हमारा शरीर मल्टी सेलुलर है, पेड़ पौधे मल्टी सेलुलर हैं, कुछ फंगस भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। मैं हिंदी में बोलते चल रहा हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी साथ साथ समझते हुए चलें। एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे कुछ। फंजाई, कवक हिंदी में बोलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। लिखा हुआ है डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरीके के कार्य संपन्न करती हैं, उनके अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। हमारे शरीर में जो अपने हृदय की कोशिकाएं होती हैं, हमारे हार्ट की सेल्स होती हैं, वो ब्लड की पंपिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? ब्लड की पंपिंग करते हैं, रक्त का परिसंचरण करते हैं वो, ठीक है। फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं वो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, अलग अलग काम है। पेट की जो कोशिकाएं होती हैं, स्टमक की जो सेल्स होती हैं, वो भोजन को पचाने का काम करती हैं। और हमारी आंत की, इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं, वो भी भोजन को पचाने का काम करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषण करती हैं भोजन का। तो आपने इन सब बातों से जाना कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरीके के कार्य संपन्न करती हैं। कौन से जीव में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगी। और यूनिसेलुलर में क्या होगा? एक ही बॉडी है, एक ही सेल है, उसमें एक ही सेल अलग अलग काम करेगी। इसमें बहुत सारी सेल्स बहुत सारे काम, उसमें एक सेल बहुत सारे काम। क्यों? क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अमीबा भी अपनी जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन की जो आवश्यक प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या वो नहीं करता? वो भी करता है।
अमीबा भी भोजन का पाचन करता होगा, अमीबा भी अपने शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता होगा, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करता होगा। तो इसमें एक ही ये सिंगल जो सेल है अमीबा की, सिंगल सेल सारे काम कर रही है, और हमारे अंदर क्या है, अलग अलग सेल है, अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्स अलग अलग हो सकती हैं, सेल्स का जो उनका काम है, सेल्स का जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से सेल्स की फंक्शन और सेल्स का शेप साइज अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे समझाने के पर्पज से कुछ ह्यूमन सेल्स के जिक्र किया है जो मानव शरीर में पाई जाती हैं। ये ब्लड सेल्स हैं, हम डीपली पढ़ेंगे बाद में। ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स आपको नजर आ रही है राउंड राउंड शेप में, और ये नर्व सेल होती है हमारे दिमाग वाली सेल्स, मस्तिष्क जो कोशिकाएं होती है तंत्रिका तंत्र की, वो जो न्यूरॉन्स इसको बोलते हैं नर्व सेल। इसका ऐसा, इसकी ऐसा शेप साइज होता है यहाँ पे। स्मूथ मसल सेल्स ऐसे लंबी होती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है इलैंगेटेड, स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल के बारे में। अब धीरे धीरे सेल के हम डीप जाते हुए जाएंगे, सेल्स के बारे में और अंदर तक पढ़ेंगे। अब कोशिका की बात करते हैं। देखिए, किसी भी कोशिका में मेनली 3 पार्ट होते हैं। किसी कोशिका में हम एक ऊपरी तौर पे बात करें तो कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, सेल्स के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल होगी, किसी में सेल मेम्ब्रेन होगी, किसी में कोशिका भित्ति होगी, किसी में कोशिका झिल्ली होगी। तो जो चारों ओर की दीवार है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जो चारों ओर की दीवार है, वॉल है, दीवार, झिल्ली, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वैसे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इनमें क्या होता है। किसी में प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, दूसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया था, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये न्यूक्लियस हो गया। नंबर 1 सेल वॉल चारों ओर की, उसके बीच में जो है बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन की हम बात करें तो वो न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर, इसके बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, एक प्लाज्मा टाइप सब्सटेंस पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। याद कीजिए पुरकिंजे का नाम, पुरकिंजे ने खोज की थी, लास्ट बताया था हमने लास्ट टाइम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं जीव द्रव्य। न्यूक्लियस, केंद्रक, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी चीज को समझने में हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ऐसा लगा होगा। तो 3 पार्ट मैंने बताए, सबसे बाहर का सेल वॉल, कोशिका भित्ति, बिल्कुल अंदर का जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, शब्दों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, शब्दों को पकड़ना है, शब्दों को पहचानना है। ठीक है, अपने आप आसान हो जाएगी पूरी साइंस। साइटोप्लाज्म, साइटो का मीनिंग होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा, लिक्विड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड सब्सटेंस, और इस लिक्विड सब्सटेंस में बहुत सारे सेल के अंग पाए जाते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, मतलब कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिका के अवयव पाए जाते हैं, और उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, मुंह, ये सब चीज़ें, ये हमारे शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार से कोशिका के भी अंग होते हैं, और वो कोशिका के अंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, इतना हमने पढ़ा, बाकी डिस्कशन